हेलो डॉक्टर्स, क्या हाल है आप सभी के। इस जीव विज्ञान की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि कोशिका द्रव्य वंशागति। साथ ही साथ इसके साथ हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी गुणसूत्र वंशागति। तो ये दो बहुत छोटे टॉपिक हैं, 3 या 5 नंबर का सवाल बन जाता है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका द्रव्य वंशागति पढ़ने से पहले आपको एक प्रयोग बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट आए। कौन साइंटिस्ट थे? मेंडल। ठीक है, ये कौन है भैया? मेंडल है। ठीक है, मेंडल है। मेंडल ने कौन से पौधे पे काम किया था? मेंडल ने कौन से पौधे पे काम किया था? मेंडल ने काम किया था उद्यान मटर पर। ठीक है, किस पे? उद्यान मटर पे। अब मेंडल ने एक बहुत सारे लक्षण लिए थे। कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। अपन उनमें से खाली अब कौन सा देख रहे हैं? फूल का रंग। ठीक है, फूल का रंग। अब ये फूल के रंग की दो विपरीत विशेषक थे। या तो क्या होता था वो बैंगनी होता था यानी पर्पल होता था, या फिर क्या होता था? व्हाइट होता था यानी कि सफेद। ठीक है, मान लो मैं जो पर्पल था वो क्या था? प्रभावी था, और जो व्हाइट था वो क्या था? अप्रभावी था। तो इसको अपन ने किससे डिनोट किया? बड़े पी से, और इसको अपन ने छोटे पी से। ठीक है, अब मेंडल ने क्या प्रयोग किया? उसने 2 जनक लिए। ठीक है, 2 जनक लिए। जनक कैसे होते थे? शुद्ध होते थे, और विपरीत विशेषक क्या होते थे? तो यहाँ पे उसने क्या जनक लिए? 2 जनक लिए। एक तो क्या लिया? नर लिया। ठीक है, और मादा। ठीक है, ये नर का साइन होता है और ये मादा का साइन होता है। नर कैसा लिया उसने? नर उसने ऐसा लिया, बड़ा पी और बड़ा पी। तो बड़ा पी बन के क्या बनाएंगे? पर्पल कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो ये फूल कैसे थे? पर्पल कलर के थे। जो फीमेल थी उसने क्या लिया? छोटे पी और छोटे पी। अब ये दोनों के दोनों क्या अप्रभावी है, और अप्रभावी आपके लिए क्या करा रहा था? सफेद करा रहा था। तो ये फूल कैसे बने? सफेद कलर के बने। और जब इनके अपन ने क्रॉस कराया बीच में, तो अपने पास क्या बनी? F1 पीढ़ी बनी। F1 पीढ़ी क्या बनेगी? यहाँ से एक युग्मक बनेगा, क्या बनेगा? बड़ा पी। और यहाँ से एक युग्मक बनेगा, छोटा पी। तो अपने पास क्या होगा? बड़ा पी और छोटा पी, और ये दोनों मिलकर क्या कैसा पौधा बनाएंगे? अब बड़ा पी तो क्या प्रभावी है, और छोटा पी क्या अप्रभावी है। तो ये कैसे पौधे देखने को मिलेंगे? पर्पल कलर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो मेंडल का प्रयोग था। अब इसके ऊपर अपन ने क्या करा है? व्युत्क्रम क्रॉस। क्या करा है? व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब क्या था? रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या था? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब क्या है? अपन जो जनक है उनके लिंग बदल देते हैं। कि मान लो बड़ा पी तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया था? मेल लिया था। और यहाँ पे अपन ने छोटा पी क्या ली थी? मादा ली थी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? जो नर लेंगे वो क्या लेंगे? अपन छोटा पी और छोटा पी लेंगे, और जो मादा होगी वो क्या लेंगे? बड़ा पी और बड़ा पी। ठीक है, अब यहाँ से भी वही युग्मक बनेंगे। यहाँ से क्या बनेगा? छोटा पी बनेगा, और यहाँ से बड़ा पी बनेगा, और दोनों के संयोजन से F1 पीढ़ी का युग्मन जो बनेगा, जो कि बनेगा बड़ा पी और छोटा पी। अब बड़ा पी क्या है? प्रभावी, और छोटा पी भी क्या है? अप्रभावी है। तो यहाँ पे भी फूल कैसे देखने को मिलेंगे? पर्पल। तो हमने क्या देखने को मिला? तो F1 पीढ़ी थी, वहां पे जो प्रभावी एलील है वो अपना प्रभाव जो है दिखाता है, और साथ ही साथ व्युत्क्रम क्रॉस के अंदर जो रिजल्ट है वो चेंज जो है नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब इनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए। वो दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। कौन थे? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने कौन से पौधे पे काम किया? मिराबिलिस जलापा। किसके पे? मिराबिलिस जलापा। ठीक है, उन्होंने मिराबिलिस जलापा पे, ठीक है, क्या लिया? पत्तियों का रंग। ठीक है, पत्ती का रंग जो है वो अध्ययन किया। और जो पत्ती का रंग था वो दो तरीके, उसके दो विशेषक थे। एक होता था हरा, और एक होता था सफेद। ठीक है, सफेद नहीं होता था, पीला। ठीक है, हरा और पीला। मान लो हरे को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? बड़े जी से, और पीले को मैं छोटे जी से जो है संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या? इसने भी 2 जनक लिए, और 2 जनक कैसे लिए? शुद्ध और विपरीत विशेषक के। तो एक तो क्या लिया? नर लिया, और एक मादा ली। ठीक है, यहाँ जो उसने नर लिया वो लिया कैपिटल जी और कैपिटल जी, और जो मादा ली वो स्मॉल जी स्मॉल जी। यहाँ से जो युग्मक बने वो कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, और क्या बना? कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी बना। अब अगर मेंडल का सिद्धांत माने तो कैपिटल जी और जी, जो स्मॉल जी है वो मिलकर क्या बनाने चाहिए थे? हरा बनाने चाहिए थे। परंतु कार्ल कोरेंस ने क्या पाया? ये जो F1 पीढ़ी थी, ठीक है, ये जो F1 पीढ़ी थी जिसको असल में होना क्या चाहिए था? हरा होना चाहिए था, वो उसे कैसे देखने को मिली? पीली देखने को मिली। कैसी देखने को मिली? पीली। होना क्या चाहिए थी? हरी, पर देखने को क्या मिली? पीली देखने को मिली। चलो भैया ठीक है, अब इसने इसमें भी क्या करा है? व्युत्क्रम क्रॉस कराया। ठीक है, व्युत्क्रम क्रॉस कराया। तो अब जो इसने नर लिया, पहले नर तो बड़ा जी था, अब इसने जो नर लिया वो छोटा दिया, और मादा जो ली वो बड़ा जी। इन दोनों की वजह से F1 पीढ़ी जो बनी, ठीक है, वो बनी वापस बड़ा जी और छोटा जी। तो उसने ये पाया कि अब जो व्युत्क्रम क्रॉस के बाद जो पीढ़ी बन रही है, मेंडल के अनुसार तो क्या था? पर्पल थी, तो पर्पल ही बननी चाहिए थी। तो यहाँ भी अगर मेंडल के सिद्धांत माने तो अगर F1 पीढ़ी में पीली बननी चाहिए थी, तो यहाँ भी पीली बनती, लेकिन यहाँ पे पीली नहीं बनी। क्या बनी? हरी बनी। ठीक है, बननी क्या चाहिए थी? यहाँ रिजल्ट क्या होना चाहिए था? चेंज नहीं होना चाहिए था, फिर भी रिजल्ट क्या हो गया? चेंज हो गया।
और आपकी पीढ़ी कैसे देखने को बनी, हरी देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका कि F1 पीढ़ी के अंदर जो आपका प्रभावी जो लक्षण है वो देखने को नहीं मिला, और दूसरी चीज व्युत्क्रम क्रॉस करने पर, लिंग बदलने पर तो आपका रिजल्ट है वो चेंज हो गया। तो इसका क्या कारण था, इसका कारण था आपकी कोशिका द्रव्य वंशागति या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, वो देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, कोशिका द्रव्य वंशागति यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका जो द्रव्य है उसकी वंशागति होती है। अब ये क्या हो गया, आपका केंद्रक हो गया, और जो कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसके बाहर होता है, इसलिए इस वंशागति को क्या बोलते हैं, बाहरी केंद्रक वंशागति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी केंद्रक वंशागति भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसका एक और नाम है मादा द्वारा जनित वंशागति, ठीक है, मादा द्वारा जनित वंशागति। तो कोशिका द्रव्य वंशागति, बाहरी केंद्रक वंशागति या फिर मादा द्वारा जनित वंशागति, इन तीन जो है इसको नाम दिए जाते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, कार्ल कोरेंस ने। किसने, कार्ल कोरेंस ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने किया था। अब इसका कारण क्या होता था, इसका कारण क्या होते थे, साइटोजीन्स। क्या नाम होता था, साइटोजीन। अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोजीन, ठीक है, साइटोजीन। यही कारण था कोशिका द्रव्य वंशागति का, ठीक है। साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिलता है, कोशिका द्रव्य वंशागति जो होती है वो किसके द्वारा होती है, मादा द्वारा होती है, ना कि नर द्वारा। नर द्वारा नहीं देखी जाती, किसके द्वारा देखी जाती है, मादा द्वारा, इसलिए इसको मादा द्वारा जनित वंशागति कहा जाता है। तो ये तो हो गई भाई इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या होते हैं साइटोजीन्स और क्यों इसको मादा द्वारा जनित वंशागति कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिकाएं पढ़ी, ठीक है, कोशिका, ठीक है, ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, ठीक है। दोनों में क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है और ये क्या है, इसका केंद्रक है। दोनों क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये जो एक आपकी कोशिका अंग है, ठीक है, यह एक कोशिका अंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और साथ ही साथ यह वाली जो कोशिका, इसमें एक और जो है कोशिका अंग मिलता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। परंतु ये इस कोशिका में देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी ये कोशिका कैसी है, ये तो क्या है, जंतु कोशिका है, और ये कौन सी है, पादप कोशिका या फिर प्लांट सेल है, ठीक है, पादप कोशिका या फिर प्लांट सेल है। तो केंद्रक जो होता है बच्चों, ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के संयोजन से क्या बनता है, आपका क्रोमेटिन बनता है, ठीक है। ये आपका डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, क्रोमेटिन, ठीक है, ये आपका क्रोमेटिन बना, ठीक है। फिर क्रोमेटिन के संयोजन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्या बनते हैं, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है, गुणसूत्र बनते हैं। और इन गुणसूत्रों पे क्या स्थित होते हैं, जीन स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं, जीन स्थित होते हैं, ठीक है। यह जीन असल में क्या होते हैं, डीएनए का भाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो वह जीन जो कि कहाँ मौजूद है, केंद्रक के डीएनए पे मौजूद है, यानी कि वह जीन जो केंद्रक के जो डीएनए के भाग है, ठीक है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कैरियोजीन। क्या बोलते हैं, कैरियोजीन, ठीक है। कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कैरियोजीन बोलते हैं, ठीक है भाई। इतनी सी बात होगी। अब ये तो जो डीएनए था या क्रोमेटिन गुणसूत्र, ये जीन कहाँ मिल रहे थे, केंद्रक में मिल रहे थे। परंतु कुछ ऐसे भी कोशिका अंग होते हैं जहां पे अपने को डीएनए देखने को मिलता है। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका हरित लवक और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वह जीन, ठीक है, वह जीन जो आपको कोशिका अंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोशिका अंगों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से कोशिका, एक होता है आपका हरित लवक, ठीक है, हरित लवक हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऐसे जीन, ठीक है, ऐसे जीन या फिर ऐसे डीएनए जो आपको कोशिका द्रव्य अंगों में मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, साइटोजीन, ठीक है। ये भी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज समझ में आ गई, कैरियोजीन और साइटोजीन। कैरियोजीन जो केंद्रक या न्यूक्लियस में मिलेंगे, और साइटोजीन जो कि साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका द्रव्य अंगों में मिलेंगे, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब
प्रजनन का जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रजनन की जो आपकी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक मादा युग्मक होता है और नर युग्मक होता है, ठीक है। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं, और जो नर युग्मक होता है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो अपने पास क्या होती है, एक होता है मादा अंड कोशिका, ठीक है, और एक होता है नर शुक्राणु, ठीक है। ये जो मादा अंड कोशिका होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ये एक बहुत ही बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और ये जो होती है, ये बहुत ही छोटी सी कोशिका होती है, ठीक है, बहुत ही छोटी कोशिका। दोनों के अंदर क्या है, केंद्रक जो है वो मौजूद है, यहाँ पे भी केंद्रक मौजूद है और यहाँ पे की भी केंद्रक मौजूद है। और केंद्रक में कौन से जीन होते हैं, कैरियो जीन होते हैं, तो यहाँ पे भी कैरियो जीन जो होंगे वो मौजूद होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। परंतु बात करें अगर कोशिका द्रव्य की, ठीक है, कोशिका द्रव्य की, तो जो कोशिका द्रव्य होता है, यहाँ तो क्या है, बहुत सारा होता है, तो यहाँ तो क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, या फिर ना के बराबर होता है। क्या होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए जो साइटोजीन्स है, साइटोजीन्स बोले तो जो जीन्स कोशिका द्रव्य में है, या फिर हरित लवक, या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, वह जो जीन्स है, यानी कि जो साइटोजीन्स है आपके, वो मादा अंड कोशिका में तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो आपके नर युग्मक हैं यानी शुक्राणु है, उनके अंदर या तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, या फिर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। या तो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, या फिर बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो बात ये होगी। अब क्या होता है, निषेचन। निषेचन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है निषेचन, जब ये मादा अंड कोशिका और नर शुक्राणु आपस में मिलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, युग्मनज बना लेते हैं, यानी कि जाइगोट बनाते हैं। तो ये दोनों तो क्या है, अंड कोशिका शुक्राणु, ये क्या युग्मक यानी गैमिट, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट, ठीक है। तो अब बताओ कि मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दो साइटोजीन है, ठीक है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हरित लवक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी एक ही है, बट कम है, बट चलो एक ही है, ठीक है। अब निषेचन के दौरान क्या होता है, जो आपका नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, निषेचन के दौरान उसमें से खाली केंद्रक ही मादा युग्मक में जाता है। क्या क्या होता है, नर युग्मक से केवल, ठीक है, केवल आपका केंद्रक ही मादा अंड कोशिका में जाता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। निषेचन के दौरान क्या होगा, खाली खाली केंद्रक ही आ रहा है, यानी कि स्थिति क्या बनी, ये आपका क्या है, अंड कोशिका है, इसका केंद्रक है, ठीक है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका हरित लवक है, और ये आपका क्या है, आपका नर शुक्राणु है, इसका केंद्रक है। तो निषेचन के दौरान क्या होता है, इसी स्थिति में क्या होता है, ये अंड कोशिका ऐसी रही, ये इसका जो है केंद्रक है, और क्या हुआ, ये इसका केंद्रक यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे क्या बने, ये और ये बने। परंतु इसका जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है निषेचन के दौरान इस कोशिका में नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोशिका के अंदर कौन आता है, आपका खाली खाली केंद्रक आता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अभी हमने एक पौधा लिया, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, मिराबिलिस जलापा लिया, उसमें क्या देखा अपन ने, पत्तियों का रंग, ठीक है, पत्ती का रंग जो है वो देखा, और पत्ती का रंग जो था वो या तो क्या था, हरा था या फिर पीला था। जो हरा था उसको अपन ने कैपिटल जी से डिनोट किया, उसको अपन ने स्मॉल जी से डिनोट किया, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है। अब मान लो ये एक स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, नर, और ये मादा लिया, ठीक है। यहाँ जो नर लिया अपन ने, ठीक है, ये जो अपन ने नर लिया, ये इसकी कोशिका है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है, क्या है, ये क्या है, इसका केंद्रक है, ठीक है। अब यहाँ जो ये साइटोजीन्स है बच्चों, ठीक है, जो आपके मिराबिलिस जलापे में पत्ती के रंग के जो जीन्स हैं, ये जो जीन्स है, ये एक्चुअली में क्या है, आपके साइटोजीन्स है। अब जो साइटोजीन कहाँ मौजूद होते हैं, कोशिका अंग में मौजूद है। ये कौन से कोशिका अंग में मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं हरित लवक में, ठीक है, हरित लवक में, ठीक है। तो ये आपके मादा जो आपका नर शुक्राणु है या नर युग्मक है, उसके जो हरित लवक है उसके अंदर आपके कौन सा मौजूद है, यहाँ पे, यहाँ मौजूद है आपके, मान लो कैपिटल जी। कौन सा है, कैपिटल जी। अब कैपिटल जी मौजूद है तो ये क्या होगा, हरा होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये जो कि मादा जो युग्मक है उसका केंद्रक ये रहा, ठीक है, और उसका हरित लवक क्या है, ये। पर उसके हरित लवक में कौन से जो है आपके अलील मौजूद है या जीन मौजूद है, वो है स्मॉल जी। तो स्मॉल जी क्या करा रहा है, पीला करा रहा है, तो ये क्या करेगा, पीला होगा, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा, निषेचन होगा, दोनों आपस में मिलेंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे तो इसका कौन सा भाग जाएगा, यहाँ पे इसका खाली क्या जाएगा, केंद्रक जाएगा। तो ये क्या है, नर का केंद्रक आ गया, और इसका केंद्रक तो यहाँ है ही है।
अभी मैंने क्या बोला, निषेचन के दौरान सिर्फ क्या जाएगा, आपका केंद्रक जाएगा। क्या ये हरित लवक जाएगा यहाँ से? ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किसका हरित लवक मौजूद होगा? यहाँ पे सिर्फ हरित लवक मौजूद होगा किसका? मादा का। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा हरित लवक है? मादा का है। और हरित लवक, जो मादा के हरित लवक था उसमें कौन सा जीन था? स्मॉल जी। और स्मॉल जी आपका क्या करा रहा था? पीला करा रहा था। इसीलिए वहां जो आपकी जो आपके रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था? हरे की बजाय पीला आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो पीला जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से है, और वो जो साइटोजीन्स हैं वो मादा के द्वारा आपके पास यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज देखते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस। अब अपन क्या करेंगे? व्युत्क्रम क्रॉस। अब अपन ने जो नर लिया, मादा ली, अब जो नर है, नर का केंद्र घेरा और उसका हरित लवक घेरा। अब इसके हरित लवक में क्या है? स्मॉल जी है। और जो मादा का जो युग्मक है उसके हरित लवक में क्या है? कैपिटल जी। वापस क्या होगा? निषेचन होगा और खाली इसका केंद्रक यहाँ जाएगा। तो ये तो क्या होगा? नर का केंद्रक, ये मादा का केंद्रक हो गया, और ये मादा का हरित लवक है जिसके पास कैपिटल जी है। अब इसके पास कैपिटल जी है तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? ग्रीन पत्तियां देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे जो रिजल्ट था वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपका साइटोजीन है वो क्या है? अब कैपिटल जी, और मादा में क्या है? कैपिटल जी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या जो इसका निष्कर्ष निकाला, इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि नर के अंदर जो भी साइटोजीन होते हैं, ठीक है, नर के अंदर तो अपने को क्या देखने को मिला? केंद्रक देखने को मिला। क्या साइटोजीन देखने को मिले? नहीं देखने को। तो नर के अंदर तो क्या होते हैं? खाली कैरियोजीन होते हैं। और मादा के अंदर क्या होते हैं? कैरियोजीन भी होते हैं प्लस साइटोजीन भी होते हैं, ठीक है। और जो वंशागति साइटोजीन से जो है निर्भर करती है, इसी वह उन वंशागति, उन लक्षणों की जो वंशागति है वो किस पे निर्भर करती है? आपकी मादा पे निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि वो मादा ही होती है जिसके पास ज्यादातर साइटोजीन्स होते हैं। और जब निषेचन होता है तो जो आपके नर के जो युग्मक है उनमें से खाली केंद्रक ही आता है। मादा के जो आपके पास जो कोशिका अंग है उनमें जो साइटोजीन है वही आपका लक्षण जो है निर्धारित करता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं? उर्फ बाह्य परमाणु वंशागति यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, या फिर मातृ वंशानुक्रम यानी मैटरनल इनहेरिटेंस। दूसरा पॉइंट, इसकी खोज किसने करी? कॉरेंस ने करी। ये दो प्रकार के है, ठीक है, दो प्रकार के जीन होते हैं, तो साइटोजीन और कैरियोजीन। जीन कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं और कैरियोजीन क्या होते हैं? जो केंद्रक में स्थित होते हैं। केवल महिला जनक पर निर्भर करता है, पुरुष जनक पर कोई भूमिका नहीं होती है। सबसे जरूरी लाइन है इसकी इसकी आपकी कोशिका द्रव्य वंशागति की। किस पे डिपेंड करता है? महिला पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो है तो साइटोजिन जो है ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो और साथ ही साथ निषेचन के दौरान जो आपका जो नर युग्मक है उससे खाली केंद्रक ही है जो कि मादा जो है उसकी युग्मक में आता है, ठीक है। इसलिए केवल माता पे ये निर्भर करती है, ठीक है, ठीक है। और यही आपका कंसेप्ट था कि उच्च पादपों का मादा युग्मक यानी अंड कोशिका कहलाता है, जो कि एक बड़ी कोशिका होती है। साथ ही साथ मादा युग्मक के पास कैरियोजिन तो होती है। कैरियोजिन मतलब जो जीन आपके केंद्रक में है, ठीक है। साथ में अधिक कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होने के कारण साइटोजिन भी उसके पास होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उच्च पादपों में नर युग्मक पर नर युग्मक जो है नर केंद्रक कहलाता है। इसमें कोशिका द्रव्य नहीं के बराबर होता है, अतः नर युग्मक केवल कैरियोजिन की वंशागति कर पाता है, क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और अगर होते भी तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। निषेचन के दौरान नर युग्मकों का केवल केंद्रक ही मादा युग्मक में प्रवेश करता है, अतः साइटोजिन की वंशागति केवल मादा द्वारा ही होती है। यानी मादा का जो लक्षण होगा वही आपका कहाँ देखने को मिलेगा? आपकी जो भी उससे वंशज बन रहे हैं या उनकी से जो भी बच्चे बन रहे हैं उनके अंदर वही जो है लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इससे याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सबको अपनी माता से बहुत लगाव होता है। तो ये जो लक्षण होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक लक्षण होते हैं, वो कौन ज्यादातर आपको दिखाता है? जो किस पे निर्भर करता है? आपके माता के लक्षणों पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। एक तो क्या होगी? कोशिका अंग वंशागति हो जाती है। दूसरी होती है एक पूर्व निर्धारण। क्या होती है? पूर्व निर्धारण। और तीसरी क्या होती है बच्चों? डावर संशोधन। क्या होती है? डावर संशोधन। 3 प्रकार की होती है, कोशिका अंग वाली, पूर्व निर्धारण और डावर संशोधन, ठीक है। अब क्या क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। बात करें ऑर्गेनल इनहेरिटेंस या फिर कोशिका अंग वंशागति, ठीक है, कोशिका अंग वंशागति, ठीक है। अभी अपन ने बात करी, ठीक है, अभी अपन ने बात करी कोई भी कोशिका होती है, ठीक है, कोई भी कोशिका होती है, कोई भी कोशिका होती है
उसके अंदर अपने क्या पढ़ा, एक तो क्या होता है केंद्रक होता है, उसके अलावा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हरितलवक, ये दो ऐसे अंग हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, जीन्स देखने को मिलते हैं, और ये जीन को क्या बोलाते हैं अपन, साइटोजिन्स, ठीक है, साइटोजिन्स, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनिक इनहेरिटेंस या फिर कोशिकांग वंशागति में क्या आएंगे, ऐसी वंशागति जो उन साइटोजिन से जो निर्भर कर रही है, जो कि कहाँ स्थित है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्या है, हरितलवक में, ठीक। बात करते हैं, ठीक है, उदाहरणों की, ठीक है, वह उदाहरण जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वंशागति दिखाते हैं, ठीक है, और दूसरे उदाहरण जो कि आपके पास क्या करते हैं, हरितलवक वंशागति दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, नर, ठीक है, मक्के के अंदर, मक्का बोले तो कॉर्न, ठीक है, नर बंध्यता, ठीक है, नर बंध्यता यानी कि मेल स्टेरिलिटी इन मेज, ठीक है, ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है। तो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, कि मान लो जो आपकी नर बंध्यता का जीन अगर आपके फीमेल के अंदर होगा या मादा के अंदर होगा, तो जितने भी आपके जो नर बनेंगे उनके संयोजन से वो सारे के सारे क्या होंगे, नर बंध्यता होंगे या कि स्टेराइल होंगे। इसका मतलब क्या होता है, उनके अंदर जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, पुंकेसर होंगे, वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे या नहीं होंगे, इस वजह से उनके परागकण भी नहीं बनेंगे, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है आपका ईस्ट, ईस्ट बोल दो खमीर, ठीक है, ईस्ट का छोटा रूप, ठीक है, ईस्ट का छोटा रूप या खमीर का छोटा रूप, ये भी क्या होता है, ऑर्गेनिक वंशागति जो है दिखाता है। उसके अलावा क्या होता है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, तो न्यूरोस्पोरा का भी पॉकी रूप, कौन सा रूप, पॉकी रूप, ठीक है, न्यूरोस्पोरा का पॉकी रूप, ये भी क्या होता है, छोटा होता है देखने में। इन दोनों की वंशागति है वो भी कौन दर्शाती है, माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति। इन दोनों का क्या महत्व होता है, ये दोनों जो होती है अगर आप इनको उगाएं इनको, ठीक है, अगर इनको अपन उगाते हैं तो बहुत ही धीरे उगती, ठीक है, बहुत ही धीरे उगती है एज कम्पेयर टू जो उनके नॉर्मल वर्जन होते हैं, ये जो नॉर्मल चीजें होती है उनके कंपेयर में ये बहुत धीरे उगती है अगर इनको उगाने जाए तो, ठीक है। तो ये तो किसका एग्जाम्पल है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति का। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है आपका, हरितलवक, हरितलवक, मतलब हरितलवक का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना, ठीक है, रंग प्रदान करना। तो इसके जो भी उदाहरण है ना वो रंग से रिलेटेड है आपके, ठीक है। पहला उदाहरण तो क्या है आपका, पहला उदाहरण है आपका मिराबिलिस जलापा में, मिराबिलिस जलापा में, ठीक है, पत्तियों का रंग, ठीक है, पत्ती का रंग। अगर आपके पास बोर्ड में सवाल आता है कि एक्सप्लेन करो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या कोशिका द्रव्य वंशागति, किसका एग्जांपल देखिए, मिराबिलिस जलापा का, तो आगे जो भी मैंने प्रयोग दिखाया आपको वो, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डायग्राम दिखाया वो, इन दोनों को लिखते हुए इसको आपको जो है समझाना है, ठीक है। फिर एक और होता है एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म, पौधों के अंदर क्या होता है, एल्बिनिज्म, ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो आपके पौधे का रंग है ना बिल्कुल उड़ा होता है, सफेद या दूधिया रंग का आपके जो पौधे बनते हैं, ठीक है। और तीसरा जो एग्जाम्पल होता है आयोजैप, आयोजैप का मतलब क्या होता है, ऐसी ऐसी लाइनें बनी होती है पत्तियों पे, हरी कलर की या पीले रंग की लाइनें अगर बनी होती है पत्ती पे, उसको बोलते हैं आयोजैप। ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में भी इसको आयोजैप ही बोलते हैं। तो आयोजैप किसमें, मक्के के अंदर, ठीक है, ये जो लक्षण है आयोजैप इन मक्के यानी हरी हरी लाइनें, एल्बिनिज्म पौधों के अंदर यानी कि जो पौधा है वो दूधिया रंग का होता है, और साथ ही साथ जो पत्तियों का रंग है मिराबिलिस जलापा में। इन तीनों की वंशागति कौन निर्धारित करता है, साइटोजिन, और वे साइटोजिन कहाँ स्थित है, आपके हरितलवक के अंदर स्थित, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो क्या, इस स्थिति में व्युत्क्रमिक संकरण जो करवा जाए तो परिणाम जो है बदल जाएंगे, ठीक है। पहला सबसे जरूरी पॉइंट क्या था कि जो वंशागति किस पे निर्भर करती है, मादा पे निर्भर करती है, और दूसरा पॉइंट कि इसके जो परिणाम है वो व्युत्क्रम क्रॉस से बदल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक तरीका, एक तो अपने पास कौन सा प्रकार हो गया, आपके कोशिका अंग वंशागति। अब दूसरा प्रकार है आपका पूर्व निर्धारण, ठीक है, पूर्व निर्धारण। इसका मतलब ये क्या होता है कि जो आपकी मादा है, ठीक है, मादा में जो भी लक्षण है, ठीक है, मादा के जो भी लक्षण है जो कि आपके बच्चों में आने वाले हैं, ठीक है, जो कि बच्चों में आने वाले हैं, वह पहले से ही निर्धारित होते हैं, वह पहले से ही निर्धारित होते हैं, इवन निषेचन के पहले से, ठीक है, निषेचन के भी
पहले से ही, ठीक है, पहले से ही मतलब दोनों युग्मक के निषेचन से पहले, दोनों के मिलने से पहले ही निर्धारित होता है कि बच्चों में कौन सा लक्षण आने वाला है, ठीक है। देखा जाए तो इसका जो क्रिया है या इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो अभी तक मालूम नहीं चला है। फिर भी जो वैज्ञानिक है मानते हैं वो इनडायरेक्ट, ये क्या होता है, इनडायरेक्टली किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपके कैरियोजीन्स पे, ठीक है, कैरियोजीन या फिर आपके केंद्रक पे, ठीक है। परंतु इसका जो आपका एक्चुअल जो इसका मैकेनिज्म है, वो भी जो एक्चुअल तंत्र है वो अभी तक पता नहीं लगा पाया, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं इनडायरेक्टली किस पे निर्भर करता है, कैरियोजीन या फिर केंद्रक पे। इसका जो बच्चों उदाहरण है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है आपका, ये आपने घोंगे देखे, ठीक है, तो ये क्या है, स्नेल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्नेल, ठीक है, स्नेल, ठीक है। घोंगे के अंदर जो घोंगे स्नेल के अंदर जो ये आपने देखा, ये एक ही उसको और ये जीव होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ये इसका एक कॉइलिंग होती है, शेल होता है, इसको शेल बोलता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसी लाइनें बनी हुई होती हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेल कॉइलिंग, ठीक है, शेल कॉइलिंग इन स्नेल, या फिर घोंगे के अंदर जो शेल कॉइलिंग होती है वो क्या होती है, पूर्व निर्धारित होती है। यानी कि अगर मादा में मान लो, ठीक है, ये एक शेल है, मान लो अगर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और एक और शेल है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मादा में क्लॉकवाइज है तो बच्चों में भी जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब क्लॉकवाइज होंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो है उसके अंदर कॉइलिंग देखने को मिलेगी। तो क्या मतलब होता है, क्या इसका कारण है, और तीसरी चीज उदाहरण जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी चीज थी अपने पास डावर जो है डावर संशोधन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जीव होते हैं, ठीक है, जीवों का केंद्रक होता है। अब इस जीवों के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे क्या होता है, कण होते हैं, क्या होता है, कण होते हैं। ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं। साथ ही ये क्या होता है, संक्रमक होते हैं, बहुत जरूरी चीज, संक्रमक बोले तो इन्फेक्टिव, यानी कि ये कोई भी बीमारी जो है वो पैदा कर सकते हैं, बीमारी जो है पैदा कर सकते हैं। तो क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं कण और संक्रमक होते हैं, यानी कि कोई ना कोई बीमारी जो है पैदा कर सकते हैं। इनका जो कारण होता है ये भी क्या होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या तो पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से किस पे निर्भर करते हैं, कैरियोजीन्स पे निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, कैरियोजीन्स पे, ठीक है। अब जरूरी क्या है, इसके उदाहरण जो कि आपसे शायद पिछले 2 सालों से पूछे भी गए। एक एग्जाम्पल होता है आपका ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला। और एक आपका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, ये आपका पैरामीशियम हो गया। ये आपका ड्रोसोफिला हो, इसमें भी क्या है, संक्रामक कण है, इनकी भी क्या है, संक्रामक कण। जो ड्रोसोफिला के संक्रामक कण है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा पार्टिकल, ठीक है, सिग्मा कण बोलते हैं उसको, सिग्मा कण, ठीक है। और जो पैरामीशियम के अंदर आपके जो कण है उनको अपन क्या बोलते हैं, कप्पा, क्या बोलते हैं, कप्पा, ठीक है। तो यहाँ एस आ रहा है तो सिग्मा याद रखना, और पैरामीशियम के अंदर पी आ रहा है तो उसके साथ कप्पा जो है आपको याद रखना। उदाहरण में ही पूछा जाता है कि सिग्मा जो है कण कहाँ मिलते हैं और कप्पा कण कहाँ मिलते हैं, पैरामीशियम और ड्रोसोफिला के अंदर। क्या है, डॉवर जो है संशोधन है, यानी कि कुछ ऐसे कण मिलते हैं आपके कोशिका द्रव्य में जो कि क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, साथ ही साथ संक्रामक होते हैं। यानी जैसे ये किसी से मिलते हैं या फिर किसी और जंतु में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बीमारी जो है पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कोशिका द्रव्य वंशागति, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य वंशागति 2 बहुत जरूरी पॉइंट है कि मादा पे डिपेंड करेगी, मादा पे निर्भर करेगी, और व्युत्क्रम क्रॉस के अंदर के जो है परिणाम है वो बदल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्या है, वंशानुक्रम की गुणसूत्र सिद्धांत, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हुआ क्या, आपके 1901 वर्ष था, 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर क्या हुआ था, पहली चीज तो कि मेंडल की जो है पुनर्खोज हुई थी, कार्ल कोरेन, ह्यूगो डिवरीज और वैन टेशरमार्क के द्वारा, ठीक है। उसी समय क्या हुआ था, आपका जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रोस्कोप है, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। इसका क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, क्या हो रहा था, विकास देखने को मिल रहा था इसके अंदर। तो ये सूक्ष्मदर्शी था, इसकी वजह से अपन ने क्या देखा, केंद्रक का जो है, केंद्रक जो है उसको उसका जो है संरचना देखी, साथ ही साथ गुणसूत्रों की संरचना देखी, गुणसूत्र कैसे देखते हैं, साथ ही साथ अपन ने क्या देखा, जो विभाजन की प्रक्रिया है वो कैसी जो है देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद 1902 में क्या हुआ बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन जो था, अर्धसूत्री विभाजन जो था उसके दौरान जो गुणसूत्र का संचलन होता है, ठीक है,
गुणसूत्र का जो संचलन होता है कि ये कैसे मूव करते हैं, क्या होता है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, वो उनकी जो है अध्ययन जो है वो देखने को मिला। अब यहीं पे दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन कौन से थे, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेल। कौन से, सटन और बोवेल। इन्होंने क्या किया 1900 में हुई एक तो पुनर्खोज, साथ ही साथ सेल विभाजन, गुणसूत्र और गुणसूत्र के संचालन की जो अध्ययन हो रहा था, इन दोनों को आपस में मिलाया और इन्होंने क्या दिया, गुणसूत्र वंशागति के सिद्धांत, गुणसूत्र वंशागति के सिद्धांत जो है दिए, जिनमें इन्होंने क्या बताया कि मेंडल के द्वारा बताए गए जो कारक थे, मेंडल के द्वारा बताए गए जो कारक थे, और साथ ही साथ जो सेल कोशिका विभाजन में जो गुणसूत्र हैं उनका जो भी संचलन है वो सब क्या है, आपस में मिले जुले हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ जो है समानता है या एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है, किसमें, कारक और गुणसूत्रों में, ठीक है। परंतु उन्होंने तो क्या किया, खाली बताया था, इसका अध्ययन किया था या थ्योरी दी थी, बोला जाए कि प्रयोगात्मक, ठीक है, प्रयोगात्मक प्रूफ, ठीक है, प्रयोगात्मक इसको किसने जो है अध्ययन किया था, वो थे मॉर्गन, ठीक है, दिया किसने था, सटन और बोवेरी ने, लेकिन प्रयोगात्मक प्रूफ किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। ये बहुत ध्यान से पढ़ना। तो मॉर्गन ने भी किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे, ठीक है, ड्रोसोफिला पे इसको देखा था। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये सिद्धांत होते क्या है, क्या होती है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो देखते हैं। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये होता है कि उन्होंने क्या कुछ 6 या 7 उन्होंने पॉइंट दिए। पहला पॉइंट ये था कि आपका ये एक वो है जनक है और ये उनसे पैदा हुए हुए संतानें हैं, तो जो आपके जो युग्मक होते हैं, ठीक है, युग्मक इन दोनों जो पीढ़ियों के बीच में एक जो है ब्रिज बनाते हैं या फिर एक क्या बनाने का काम करते हैं, सेतु बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कौन, युग्मक, ठीक है, युग्मक क्या करते हैं, सेतु बनाते हैं जनक और संतानों के बीच में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वली यानी समान रूप से भाग लेते हैं, ठीक है, समान रूप से या फिर इक्वली जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वंशागति के लिए कौन जरूरी होता है, केंद्रक बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, जो भी वंशागति होती है वो केंद्रक के द्वारा निर्धारित होती है, और केंद्रक के अंदर भी कौन से स्ट्रक्चर से, गुणसूत्रों से, ठीक है, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है उन्हीं से जो आपकी वंशागति है उन्हीं पे उन्हीं की वंशागति जो है निर्भर करती है। साथ ही साथ उन्होंने बोला ये जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र इन पे क्या है, बहुत सारे क्या है, कारक है, इन्हीं गुणसूत्रों पे क्या होता है, बहुत सारे कारक जो होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है, यही चीज उन्होंने बोली। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो गुणसूत्र और कारक है, ठीक है, गुणसूत्र और कारक है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ समानताएं है, क्या है, समानताएं हैं, या फिर इसको बोले पैरेललिज्म, पैरेललिज्म अंग्रेजी में बोलते हैं समानताएं या फिर पैरेललिज्म देखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि अगर हम गुणसूत्रों में कोई भी चेंज कर देंगे, अगर गुणसूत्रों में कोई भी परिवर्तन आते हैं तो संतानों में भी अपने को परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी कि गुणसूत्रों के परिवर्तन जो है आगे स्थानांतरित होते हैं, अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित देखने को मिलते हैं। तो ये 8 पॉइंट है कि ये सेतु की तरह काम करते हैं, ठीक है, वंशागति केंद्रक पे डिपेंड करती है या गुणसूत्रों पे डिपेंड करती है, और गुणसूत्रों पे कारक देखने को मिलते हैं, और कारक और गुणसूत्रों आपस में क्या है, समानताएं देखने को मिलती है, पैरेललिज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर अपन गुणसूत्रों में कोई बदलाव करेंगे तो आपके संतानों में बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये उनके क्या थे, सिद्धांत थे, ठीक है। अब एक बात की अपन ने, समानता, किस किस के बीच में समानता, गुणसूत्र, ठीक है, किस किस के बीच में समानता, गुणसूत्र और कारक या फिर जीन के बीच में। तो इनके बीच में क्या समानता होती है, पहली समानता तो ये होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों का जो नंबर होता है, ठीक है, इन दोनों का जो नंबर होता है, ये संख्या होती है, वो क्या होती है, फिक्स होती है, स्थिर होती है, यानी, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, यानी किस स्थिति में होते हैं, द्विगुणी स्थिति में होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों कारक भी और गुणसूत्र भी, यानी स्थानांतरित होते हैं, द्विगुणी सेल के अंदर जोड़े में होते हैं, और इनका जो नंबर होती है, संख्या होती है, वो स्थिर रहती है। साथ ही साथ अब सेल विभाजन के अंदर बहुत सारे फेज होते हैं, उसमें एक फेज होता है एस फेज। तो एस फेज के दौरान क्या होता है, आपका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका डीएनए है, ठीक है, वो भी डबल होता है, उसके कारण आपके गुणसूत्र भी डबल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है अगर डीएनए डबल हो रहा है तो डीएनए के भाग क्या होते हैं, जीन, तो जीन भी क्या होते हैं या फिर कारक भी क्या होते हैं, डबल होने लग जाते हैं। तो यानी एस फेज के दौरान गुणसूत्र भी डबल होते हैं और जो आपके जीन है वो भी डबल होते हैं,
ठीक है। साथ ही साथ अपने को देखने को मिला जो अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है, उसके दौरान क्या होता है, जो आपके द्विगुणी कोशिकाएं हैं वो क्या होते हैं, अगुणी बन जाते हैं, यानी जो द्विगुणी कोशिका है वो अगुणी बन जाती है, ठीक है। तो उसमें पाया कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो अगुणी सेल होते हैं उसमें जोड़े का एक ही जो है आपके पास गुणसूत्र जाता है। साथ ही साथ ये पाया जाता है कि आपके जो जीन है वो भी जो जोड़े में मौजूद थे उनका भी एक ही हिस्सा जो आपके युग्मकों में जाता है। तो यानी ये क्या था, गुणसूत्र भी वही प्रक्रिया कर रहे हैं जो जीन प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे उन्होंने ये निकाला कि जो आपके जीन है और जो गुणसूत्र है वो आपस में क्या समान है, यानी कि वो एक दूसरे पर ही स्थित है। तो अपन ने पढ़ा था आपकी मेंडल के अंदर प्रभाविता का नियम, ठीक, अपन ने मेंडल के अंदर पढ़ा था पोस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, यानी कि कारक के जोड़े का अभिकरण, ठीक है, कारक के जोड़े का अभिकरण। तो मैंने आपको बताया था कि उसने खाली इतना ही बताया था कि ये जो है आपके जो लक्षण है वो एक जोड़े के द्वारा निर्धारित है, जो लक्षण जो है जोड़े के द्वारा निर्धारित है। किसने बताया था, मेंडल ने। पर मेंडल ये नहीं बता पाया था कि कहाँ स्थित है, ये क्या कर रहे हैं, कौन सी जगह पे, ये सब नहीं बता पाया था। ये सब किसने बताया, सटरन बोवेरी ने, जो कि किसने बताया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या गुणसूत्र वंशागति पे, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, समानता थी जीन और गुणसूत्रों में। अब जो प्रयोग हुए, प्रयोगों से क्या पता चला, प्रयोग किसने किए थे, सबसे पहली बात मॉर्गन ने किए थे, मॉर्गन ने किए थे। और इसने क्या किया था, ये जो गुणसूत्र वंशागति था इसका अध्ययन किया, ठीक है। और किस पे अध्ययन किया, ड्रोसोफिला पे, ठीक है, ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई पे इसने जो है अपने प्रयोग किए। अब इसी पे क्यों प्रयोग किए, इसका क्या रीजन था, इसका रीजन ये था कि इसको जो है कृत्रिम रूप से उगाया जा सकता था, कृत्रिम रूप से जो था इसका जनन किया जा सकता था। साथ ही साथ इसके जनन से बहुत सारी जो है ड्रोसोफिलाई जो है संतानें बन जाती थी। साथ ही साथ इसकी जो आपकी जो जीवनी थी वो भी क्या थी, 2 महीने या 2 हफ्ते के बराबर ही थी, 2 महीने से लेकर 2 हफ्ते के बराबर थी, ठीक है। और इसके अंदर जो लिंग थे, ठीक है, जो लिंग थे वो अलग अलग थे, ठीक है, लिंग जो थे अलग अलग थे, यानी कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखा जाता था। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो है लक्षणों का अपन ने अध्ययन भी कर सकते थे। 5 जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि ड्रोसोफिला की क्या विशेषताएं थी कि मॉर्गन ने उसी चुना था। ये सारे जितने भी स्लाइड है सब क्वेश्चन है कि ड्रोसोफिला क्यों चुना गया, किसने उसका जो है प्रयोगात्मक अध्ययन किया, या फिर जीन और गुणसूत्रों में क्या समानता है, क्या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का इतिहास क्या है। ये 5 या 6 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है। अब आपके जो एनसीईआरटी में 2 डायग्राम बड़े कंफ्यूजिंग से दिए हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो डायग्राम ये था, ठीक है। इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता है कि आपका जो कोशिका विभाजन है ना, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि ये एक गुणसूत्र है और ये वाला जो है वो क्या है, दूसरा गुणसूत्र, ये जो दूसरा गुणसूत्र है, ठीक है। ये एक गुणसूत्र है, ये मान लो ये तो क्या है, गुणसूत्र नंबर 4 मान लो, ठीक है। और ये गुणसूत्र नंबर 1 मान लो, ठीक है, गुणसूत्र नंबर 1 मान लो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में भी क्या होता है, 2 फेज होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है, ठीक है। और उसकी भी कौन सी अवस्था दिखा रहा है कि पाश्च्य अवस्था, वैसे 4 होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि पूर्ण अवस्था, मध्य अवस्था, पाश्च्य अवस्था और अंत अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पाश्च्य अवस्था में होता क्या है, ये जो आपके गुणसूत्र होते हैं ना, यहाँ पे क्या बनती है, मेटाफाइसिस प्लेट बनती है, ठीक है। ये जो गुणसूत्र यहाँ आके जो है स्थित हो जाते हैं, तो वही इसमें दिखा रखा है, जो भी गुणसूत्र है ना, ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र यहाँ पे दिखाया जाता है। ये जो बच्चों, ये जो कोशिका है ना, कंफ्यूजन अपने को यहाँ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या, यहाँ तो अपने ऐसे गुणसूत्र बने, लेकिन यहाँ पे डबल कैसे हो गए, क्यों, क्योंकि जीवन और जी के बीच में क्या आते हैं, एस फेज आती है, उसके दौरान क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, डीएनए डबल होता है। इसलिए जो गुणसूत्र है उसके अंदर जो बड़ा सारा डीएनए उसको समावेश करने के लिए क्या हो जाते हैं, क्रोमेटिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रोमेटिड बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। जो इसकी ये 2 बाहें थी ना, ये भी डबल हो जाती है, तो ये 2 भावों की तरह हो जाता है, ठीक है। इसको नीले कलर से बना लेना, ठीक है। तो ये हुआ कि एक गुणसूत्र 1 और गुणसूत्र 4 थे, एस फेज के दौरान क्या हुआ, डीएनए डबल हुआ, तो ये भी डबल हुए, तो क्रोमेटिड बन गए। फिर अर्धसूत्रण पाश्च्य अवस्था में क्या हुआ, ये जो है मेटाफेसिस प्लेट पे स्थित है। फिर अर्धसूत्रण 1 के बाद क्या होता है, एक सेल में तो क्या होता है, ये हिस्सा रह जाता है, और एक सेल में ये वाला हिस्सा रह जाता है। वही उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्रण नंबर 2 होता है। फिर अगले वाले डायग्राम में इसी का जो है फेज दिखा रखा है। अब एक कोशिका में तो खाली ये वाले सेल है और ये वाले सेल है, इसमें भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन यहाँ होगा तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ये भी अलग अलग हो जाते हैं,
और आपको 4 कोशिका देखने को मिलती है जो कि क्या होती है, अगुणी होती है, ठीक है, अगुणी होती है। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, यानी गुणसूत्र है, और ये जो है दोनों है गुणसूत्र है, ठीक है। ये दूसरा डायग्राम है जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। यहाँ पे बस ये दे रखा है कि ये एक और क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे क्या है, हरा और लाल है, और यहाँ पे ऑरेंज और पीला है, ठीक है। एक बार तो क्या हुआ, जो मेटाफेसिस प्लेट थी उसमें ऑरेंज और हरा वाला एक साइड था, और एक, ठीक है, दूसरी साइड कौन सा था, पीला और लाल, ठीक है। तो क्या हुआ, सेल विभाजन हुआ, तो एक बार तो क्या ये दोनों एक सेल में रह गए, एक दोनों सेल में ये रह गए, फिर इनके बीच में भी विभाजन हुआ और यहाँ से क्या बने, युग्मक बने। दूसरी स्थिति में क्या था, यहाँ तो क्या ऑरेंज और हरा था साथ में, यहाँ पे क्या हुआ था, ऑरेंज और लाल था साथ में। तो इस सेल में तो ऑरेंज और लाल गया, और इस सेल में क्या हुआ, पीला और हरा गया। तो यहाँ पे जो युग्मक बने वो क्या थे, इनसे थोड़े अलग थे। यहाँ पे तो ऑरेंज और ग्रीन था, और यहाँ पे क्या बना, ऑरेंज और रेड बना। तो ये क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन कैसे होता है वह इस डायग्राम में जो दिखाया गया, जो कि अपने द्विसंकर क्रॉस के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं क्रोमोसोम, क्यों, क्योंकि ये जो है रंग की लक्षणों को दिखाता है, ठीक है। ये जो होता है ना, अगर अपन इसमें कोई भी माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तो अगर अपन इस पर कोई स्टेन डालते हैं, क्या डालते हैं, स्टेन, तो ये क्या होता है, रंग दिखाने लग जाता है, रंगात्मक हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये आपका सवाल पूछा जा सकता है हिंदी में भी कि गुणसूत्रों को अंग्रेजी में क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब उसको स्टेन करते हैं तो वो क्या है, रंग वाला लक्षण जो है दिखाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज अपन ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कोशिका द्रव्य वंशागति पढ़ी, और दूसरी चीज गुणसूत्र वंशागति या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।